नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस क्या है। फर्स्ट पेपर की बात करेंगे इस वीडियो में, इसके बाद से सेकेंड पेपर, थर्ड, फोर्थ, फिर एसए और हिंदी वाला जो सिलेबस है वो एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और एक चीज़ आपको पता होगी कि 5 जनवरी को, मैंने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था, 5 जनवरी से एक सीरीज़ शुरू होगी इसी चैनल पर जिसका नाम है लेट्स मेक इट ईजी। आपके लिए, मैं आपकी सुविधा के लिए उसका लिंक उस वीडियो का नीचे दे दूँगा। उस वीडियो को जाकर देखिए इत्मीनान से। हम बात करेंगे ज़ीरो से शुरू करके, आप यूपी पीसीएस हो चाहे बाकी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स, मोटे तौर पर हम बात करेंगे यूपीएससी की। तो यूपीएससी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, शुरू से लेकर अंत तक हर बात हम डिस्कस करेंगे। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और उसका जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया है आपको कि यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस और यूपीएससी मेंस का सिलेबस लगभग एक जैसा है। बस कुछ टॉपिक्स, एक दो टॉपिक्स अलग हैं, अदरवाइज़ यूपी पीसीएस ने बस कॉपी कर लिया है। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा आपको चीज़ों को कि इसमें अंदर घुस के क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न आते हैं। लेकिन यहाँ विशेष रूप से हम यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो कम से कम इस लेवल तक चर्चा यहाँ भी कर लेंगे कि आपको मोटे तौर पे बातें समझ में आ जाए। ठीक है जी। चलिए इसमें देखते हैं जीएस फर्स्ट पेपर में कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला, ये क्या लिखा है, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला में महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। इसका क्या मतलब है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। जो आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे यूपीएससी का, चाहे ये पीसीएस वाला, तो इसमें क्या है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के जो कला के रूप हैं, कला कितने तरह की होती है कला, वो आप समझ जाएं एक बार मोटे तौर पे। और उसका जो रूप है, ये प्रारूप नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, ये इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया है, तो बहुत सारे शब्द अभी तो पेपर फर्स्ट में ठीक है, इसमें मैंने पढ़ा, सेकेंड थर्ड में बड़े जटिल शब्द हैं, तो सिंपल तरीके से हम समझेंगे। और हाँ, एक और चीज़, इंग्लिश में भी है आगे, लेकिन मैं हिंदी को ही देख के समझाऊंगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो जब मैं इसके नीचे चलूँगा तो आप स्टॉप करिए, पॉज करिए वीडियो को, वहाँ पढ़ लीजिए। ठीक। तो कला के कितने रूप हैं, उनमें क्या बदलाव आए हैं प्राचीन काल से अब तक, साहित्य का स्वरूप कैसे बदला है, वास्तुकला में जो हम देखते हैं मंदिर निर्माण और भी भवन निर्माण, ये सारी चीज़ें, इनके विभिन्न पहलू क्या रहे हैं, यहाँ से आपको पढ़ाई करनी है पहले टॉपिक के तहत। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, आधुनिक भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1757 से लेकर के 1947 तक। इस दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी, महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति रहे जो बहुत ज़्यादा उनका योगदान है भारतीय इतिहास में, चर्चा में रहे, और क्या समस्याएं इत्यादि थी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के तहत। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास पर। आगे देखिए, यही सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं तो कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तीसरा है स्वतंत्रता संग्राम। अभी हमने क्या देखा, आधुनिक भारतीय इतिहास में वो चीज़ें हैं ना, ये स्वतंत्रता संग्राम की जो घटनाएं हैं वहाँ भी कवर हो जाएंगी, यानी कि ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, लेकिन इसे अलग से मेंशन किया गया है ताकि कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान दिलाया जा सके कि स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण कैसे रहे हैं। कभी उदारवादी चरण आप देखते हैं, कभी क्रांतिकारी चरण देखते हैं, ये सब है ना। और भारत के विभिन्न भागों में जो योगदान देने वाले लोग थे, उनकी क्या भूमिका थी, महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, उनका योगदान क्या था, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। जैसे गांधी जी हुए, तिलक जी हुए, एनी बेसेंट हुई, इस तरह से चीज़ें आपको पढ़नी है। किस हिस्से में कौन सा आंदोलन चल रहा था, ये आपको समझना है। चौथा टॉपिक क्या है, स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद आपको देखना है कि देश के अंदर एकीकरण हुआ, पुनर्गठन हुआ, 1965 तक मेंशन किया गया है। यूपीएससी में ये वाली बात नहीं है, लेकिन टॉपिक सेम है। 1965 तक क्या हुआ था, 1947 से लेकर के 1965 तक क्या हुआ, नए नए राज्य बने, बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ, कौन कौन सी समस्याएं आईं, कैसे इन समस्याओं को हल किया गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इस टॉपिक के तहत। इंडियन हिस्ट्री में बस इतना ही पढ़ना है, ख़त्म। अब देखिए, जब इसके आधार पर जब हम प्रश्न हल करेंगे ना, फिर सिलेबस दोबारा चर्चा में आएगा, तब आप एकदम क्लियर देख पाएंगे कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, आगे देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से, ठीक है, 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं। जैसे
फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन जैसे कि जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद क्या है, कैसे फैला, उसकी समाप्ति कैसे हुई, और कुछ राजनीतिक दर्शन हैं जैसे कि साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, ये सब है क्या। सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि ये है क्या, इसका उदय कैसे हुआ और इसका प्रभाव क्या हुआ। क्योंकि जब इस तरह के दर्शन पूछे जाते हैं तो उनका असली जो मकसद है वो ये जानना होता है कि समाज पर इनका प्रभाव क्या पड़ा। आज देखिए पूंजीवाद का कितना बड़ा प्रभाव है समाज पर, बहुत ज़्यादा। साम्यवाद, समाजवाद, इन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, ये आप समझेंगे। इनका क्या असर है समाज पर, यही सारी फिलॉसफीज तो आज दुनिया को एक दिशा दे रही हैं। और वो दिशा कितनी सही है कितनी गलत है वो तो डिबेट की बात है, लेकिन है। ये सारी चीज़ हम समझेंगे इस टॉपिक के तहत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सब रिपीट होगा वहाँ पे, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। यूपीएससी वाले सिलेबस में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, जो अंतर है वो मैं बताते चल रहा हूँ साथ में। छठवां देखिए, आपको पढ़ना होता है भारतीय समाज। अब भारतीय समाज में क्या पढ़ना है, और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। मेन मुद्दा ये है, मेन मुद्दा क्या है, ये है मुख्य विशेषता है। हमारे समाज की मुख्य विशेषता क्या है, एकता में विविधता है, सामाजिक सांप्रदायिकता तो आगे है ही, लेकिन जातिवाद है, हिंसा की कुछ घटनाएं हैं, शांति है, प्रेम है, क्या क्या है हमारे समाज में, महिलाओं की क्या स्थिति है। ये सारी चीज़ें आप इस टॉपिक के तहत भी पढ़ सकते हैं, और हालांकि इसके अंदर जो कुछ और टॉपिक्स हैं वहाँ भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, यहाँ पर पढ़ने के लिए आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस टॉपिक के तहत जब प्रश्न आते हैं ना, तो वो प्रश्न होते हैं जो करंट अफेयर में चर्चा में होते हैं। वो सारी टेक्निक मैं सिखाऊंगा आपको कि मुख्य परीक्षा में कैसे आप 80% तक क्वेश्चन गेस कर सकते हैं। ठीक है, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। फिलहाल ये देखिए कि हमें भारतीय समाज की विशेषताएं पढ़नी है इसमें। इसके बाद देखिए सातवां टॉपिक, महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका। इस टॉपिक से यूपीएससी हर साल एक प्रश्न पूछती है, सिर्फ इतने से नहीं, आगे का भी है। जनसंख्या संबद्ध समस्याएं। अब देखिए महिलाओं को लेकर के जब हम यहाँ बात करेंगे भारतीय समाज और मुख्य विशेषताएं, तो इसके तहत महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है जो भी है उसको आप वैसे भी पढ़ लेंगे, लेकिन अलग से फिर मेंशन क्यों किया गया कि समाज में क्या रोल है महिलाओं का, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, परिवार चलाने में क्या रोल है, और जो महिला संगठन है उनमें इनकी क्या भूमिका है। इसके अलावा समस्याएं यहाँ एक हैं जनसंख्या को लेकर के, विभिन्न राज्य सरकारें 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आ रही हैं, केंद्र सरकार जो है जागरूकता अभियान चला रही है, नए कानूनों की बात हो रही है, जनसंख्या नीति की बात हो रही है। तो जनसंख्या और संबद्ध समस्याएं, इससे क्या क्या समस्याएं आज दिख रही हैं जनसंख्या से, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उसकी क्या मतलब उसके क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं, आगे क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ समझनी है। गरीबी और विकासात्मक विषय, गरीबी की हालत आप देख रहे हैं, कोरोना की वजह से और हालत ख़राब हो गई है, तो इससे कौन कौन से मुद्दे उभर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गरीबी पे आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं न्यूज़ में, वैसे बेसिक समझ है इस तरह के आंसर कैसे दिए जाते हैं, किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, कुछ लाइंस की नोट कैसे बनाएंगे इस पर, वो सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे कि गरीबी क्या है, विकासात्मक मुद्दे कौन कौन से हैं। शहरीकरण यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, अलग से इन्होंने मेंशन भी किया है एक जगह। शहरीकरण क्या है, शहरों में क्या समस्याएं बढ़ रही हैं, शहरों को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। उनकी समस्याएं और रक्षोपाय, क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन से रक्षा के उपाय किए जाएंगे, सिंपल। शहरी जो चाहे वो हिंसा की बात हो, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। 8वां टॉपिक देखिए, इसमें क्या पढ़ना होता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। एलपीजी जो सुधार हुए थे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनका अभिप्राय क्या है। ये सिंपल टॉपिक है, ये इतना जो है यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, उनका भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अब चूँकि इतना नहीं है तो प्रभाव ही नहीं होगा ना। तो जब ये सुधार हुए, पहली बात ये है कि उदारीकरण है क्या, आप इसे समझेंगे। निजीकरण क्या है, मैंने इस पर डाला है एक वीडियो मेंस का। वैश्वीकरण क्या है, इनका अभिप्राय बताएं। और भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज की संरचना पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे बदलाव आए हैं जब से सुधार लाए गए। ये टॉपिक जो है आपका नया है, ये मतलब ये अलग है, यूपीएससी के टॉपिक से अलग है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कह दें कि यूपीएससी इस पर प्रश्न ही नहीं पूछती। समझ रहा है, यूपीएससी ने जो सिलेबस मेंशन किया उसमें ये अंदर ही है, उसी के अंदर है। सारे ये शब्द नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। वैश्वीकरण पर बार बार प्रश्न आते हैं। एक लाइन में यूपीएससी ने वैश्वीकरण लिख दिया है और लिखा है कि इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। समाज और अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आए, प्रश्न यूपीएससी ने खूब पूछे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिलेबस लगभग एक जैसा है। आगे, सामाजिक सशक्तिकरण क्या है, सामाजिक सशक्तिकरण में सरकार की क्या भूमिका है, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये क्यों होता है, इससे क्या दिक्कतें हैं, संवैधानिक उपाय क्या है, कानूनी उपाय क्या है, किस तरह से इसे रोका जा सकता है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद क्यों बढ़ रहा है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यूपीएससी का फेवरेट है, यूपीपीसीएस का फेवरेट है धर्मनिरपेक्षता। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया मेंस का, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, आप उसे देख सकते हैं। सिर्फ उतना पढ़ेंगे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम सारे ये जितने टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, सारे कवर करेंगे, फ्री में कवर करेंगे इसी चैनल पर, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है जी, आगे देखिए, ये हो गए सोसाइटी के। अभी तक जो है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला टॉपिक हमने देखा, वहाँ से लेके यहाँ तक सोसाइटी के टॉपिक्स हैं। अब भूगोल के टॉपिक्स यहाँ से शुरू होंगे। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियाँ, वन, दक्षिण पूर्व एशिया में। देखिए, इस टॉपिक को थोड़ा समझिए। ये जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है, ये मोटे तौर पर ऐसे नहीं पूछा जाता है कि मिट्टियों का वितरण दुनिया में कहाँ कहाँ है, इस तरह से नहीं। बेसिकली इनकी जो समस्याएं हैं वहाँ से क्वेश्चन है। जैसे जल है तो जल संकट पर प्रश्न आ सकता है, मिट्टियों को लेकर के मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर प्रश्न आ सकता है, आते हैं। वनों की क्या समस्याएं हैं, और ख़ास तौर से भारत के संदर्भ में बात करनी है। यानी कि मान के चलिए कि ये सिर्फ दिखाने के लिए कहा गया है, ज़्यादातर जो प्रश्न आएंगे वो भारत के संदर्भ में ही आएंगे। 2020 के मेंस में यूपीएससी ने पूछा था, जब मैंने मेंस दिया था, मेरा तो ऑप्शनली ज्योग्राफी है, तो मेरे बहुत अच्छे स्कोर्स आए थे। तो वहाँ पे इस तरह से पूछा गया था कि एक तरफ से देखने से लग रहा था कि पूरी दुनिया की बात हो रही है, एक तरफ से लग रहा था कि भारत की बात हो रही है, लेकिन हमें दोनों को लेकर चलना था। ऐसे प्रश्न यूपीएससी बड़े मज़ेदार तरीके से बनाती है। जब चर्चा होगी प्रश्नों की तो मैं बताऊँगा। ठीक है जी, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद भूगोल में भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं पढ़नी है आपको। अब देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा मेंस के लिए, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आप पढ़िए भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, ज्वालामुखी क्रियाएं क्या हैं, मतलब सिर्फ क्या है नहीं, इनके आगे पीछे और भी चीज़ें। चक्रवात के बारे में पढ़ना है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एक मिनट, चक्रवात से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। समुद्र की जलधाराएं यूपीपीसीएस का फेवरेट है, प्री में भी बड़े प्रश्न आते हैं। पवन क्या है, पवन का मतलब पवनों के चलने की जो बात है, जैसे स्थलीय पवन, समुद्री पवन, स्थानीय पवन, और उसके बाद से आप व्यापारिक पवन, प्रति व्यापारिक पवन, तो पवनों के बारे में आप पढ़ेंगे, और ग्लेशियर्स के बारे में आप पढ़ेंगे। बस इतना पढ़ लीजिए, आपका भौतिक भूगोल मेंस के लिए काफ़ी है, इतना ही तो पढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं ना, तो उनका संबंध करंट अफेयर से ही आता है। चक्रवात से उसी साल क्वेश्चन आएगा जिस साल चक्रवातों ने बहुत तबाही मचाई है, जिस साल इस बात पे ज़्यादा चर्चा होगी कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का स्तर बढ़ जाएगा, उस साल यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न आ जाएगा। समझ रहे हैं, ज्वालामुखी कहीं बड़ी भयानक आ गई है या आने की संभावना है, न्यूज़ में ज्वालामुखी क्रियाएं चर्चा में, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि ज्वालामुखी हो सकता है स्टैटिक तरीके से पूछे, हो सकता है कि उसके प्रभाव पे लेके पूछ दे। समझ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भूगोल के प्रश्न जो यूपीएससी पूछती है थोड़ा सा अंतर है। यूपीएससी जब पूछेगी ना तो सिर्फ भूगोल तक की सीमित नहीं रहेगा। अब भूकंप पूछे देना तो संभावना ये रहता है कि भूकंप के आगे पीछे और भी उसका प्रभाव क्या हो सकता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही कवर कर रहे हैं। आगे देखिए, सिलेबस का अगला टॉपिक है आपका भारत के सामुदायिक संसाधन और उनकी संभाव्यता। हमारे यहाँ जो संसाधन है, मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया था ना कि संसाधन कितने प्रकार के हैं, उसमें मैंने दिखाया था कि हाँ आपको कंसेप्ट मिलेगा मेंस के लिए काफ़ी विशेष रूप से, क्योंकि वहाँ प्री के लिए कुछ था नहीं। उस चैप्टर को आप पढ़िए संसाधन वाला, आपको पता चलेगा कि संसाधन क्या है, उनकी संभाव्यता क्या है, कैसे उन्हें और बढ़ाया जा सकता है। सिंपल, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही आता है
कि भारत में संसाधनों की क्या मतलब संसाधनों का यूज हो रहा है, उसमें आपको ऐसे किसी मतलब वेग बात नहीं होगी, अस्पष्ट बात नहीं होगी, सीधा सीधा कहा जाएगा वन संसाधन, जल संसाधन, मृदा संसाधन, इस तरह से। ठीक, तो भारत के जो संसाधन हैं उनके बारे में, सार्वजनिक संसाधन है उनके बारे में आपको जानना है, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, विशेष रूप से उस पर फोकस करना है। आगे यहाँ देखिए, मानव प्रवास, ये मतलब सिलेबस में है तो वैसे वहाँ भी यूपीएससी में भी, लेकिन इस तरह से मेंशन नहीं है। यह यूपीएससी में अलग से मेंशन है, ये वाला भी अलग है जो अभी हमने देखा संसाधन वाला, लेकिन है सारे सब मिलते जुलते हैं। मानव प्रवास विश्व की शरणार्थी समस्या भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, ये आपको पढ़ना है कि हमारे यहाँ से लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। प्रवासी भारतीय हम सेकंड पेपर में पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले में है, इसमें भी देख के बताता हूँ। तो वहाँ पे जो भारत के प्रवासी हैं उससे प्रश्न आते हैं, दुनिया में प्रवास की समस्या है वहाँ से प्रश्न आते हैं, और शरणार्थी क्या है, इनसे क्या समस्याएं जुड़ी हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये आपको पढ़ना है खासतौर से भारतीय उपमहाद्वीप में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में और भी देश है ना, पड़ोसी वगैरह, तो यहाँ पे आपको रोहिंग्या के बारे में भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, और जो सरकार ने कानून बनाया है प्रवास से संबंधित वहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ मैं फिर याद दिला दूँ, कभी भी इस बात का टेंशन नहीं लेना कि ये हमें इसके लिए पढ़ना कितना है। जो दिख रहा है सिलेबस में सिर्फ उसी को पकड़ के चलना है, उससे ज़्यादा आगे पीछे जाएंगे समय ख़राब कर लेंगे। इसी को पकड़ के आगे बढ़ेंगे ना तो थोड़ा और विस्तार में जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन सोचें कि एक किताब मिल गई है, सिलेबस लिखा है, सिलेबस के अनुसार है, तो फिर बहुत समय ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये भी जो है ये बिल्कुल नया है, ये यूपीएससी में नहीं है, ये हम लोग ऑप्शनल में पढ़ते हैं। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। सीमांत क्या है, सीमाएं क्या है, सिर्फ परिभाषा नहीं, इससे जुड़ी हुई चीज़ें क्या है। जैसे सीमांत की परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। सीमा से यहाँ मतलब सीमाओं के जो भारत की जो सीमाएं हैं उनसे संबंधित जो विवाद हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो देशों के साथ, ये वाला, हाँ ये तो भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में सीमा, आप इसको देख लीजिए, सीमा को लेकर भारत चीन से संबंधित प्रश्न आ जाए तो आप समझिए कि यहीं से आया है, अगर फर्स्ट पेपर में आया तो, और अगर सेकेंड पेपर में आया तो उसमें तो एक सेक्शन है ही आईआर का। ठीक है, तो यहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ भी पढ़ेंगे। आगे चलिए, जनसंख्या अधिवास, हाँ ये देखिए ये यूपीएससी में है लेकिन इस तरह से मेंशन नहीं है वहाँ भी। जनसंख्या एवं अधिवास, अब अधिवास क्या है, अधिवास वही जो हम लोगों का घर है, कहने का मतलब ये घर कितने तरह के होते हैं, कितने प्रतिरूप होते हैं। नगरीकरण क्या है, अब घर से जैसे गांव है, गांव से थोड़ा सा और विकसित हो गया, चौराहा वगैरह बन गया, धीरे धीरे वो शहर में बन गया तो बदल गया, तो नगरीकरण कैसे होता है। और अभी हमें ऊपर देखा ना नगरीकरण की क्या समस्या है, वहाँ भी एक्चुअली इन्होंने कॉपी किया है, बाद में ध्यान आया कि कुछ अलग भी लिखे तो कई जगह शब्द जो है रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। स्मार्ट नगर, स्मार्ट सिटीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, और स्मार्ट ग्राम का कॉन्सेप्ट आया उसके बारे में पढ़ना है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे विकसित होंगे, क्या चुनौतियां हैं, कौन से उपाय हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। आगे ये बिल्कुल अलग है, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान। अब यही वो चीज़ है जिसको पढ़ के लोग डर जाते हैं, इतनी सारी बातें लिख दी गई, अरे बाप रे, इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, ये सब ना सिर्फ ऐसे डराने के लिए। अभी जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे यहाँ से कैसे प्रश्न आए हैं तो आपको पता चलेगा कि जो हम ऊपर पहली लाइन जो पढ़े थे ना कि आर्ट एंड कल्चर का ये एक लाइन में एक टॉपिक था, ज़्यादातर वहीं से आएंगे। जैसे मान लीजिए कि अब भारतीय मतलब ओवरऑल जब यूपी की बात करेंगे, ताजमहल कहाँ है, यूपी में है। अब चाहे उसे यूपी स्पेशल में पढ़ लीजिए, चाहे आर्ट एंड कल्चर के तहत स्थापत्य में पढ़ लीजिए, हैं। आगरा में बहुत सारी चीज़ें हैं, फतेहपुर सीकरी किला जो है, इलाहाबाद का किला है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ें स्थापत्य के तहत, तो आप वहाँ भी पढ़ते हैं यहाँ भी पढ़ते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अमीर खुसरो के बारे में पढ़ें, किधर रखेंगे। तो यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये इसके लिए कोई किताब पे विशेष समय नहीं ख़राब करना। आपको क्या करना है, ये चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करिए कि 2018 से लेकर 20 तक, और 21 का एग्ज़ाम हो जाएगा तो 21 में इस सेक्शन के तहत कहाँ से प्रश्न आते हैं। आप देख के हैरान होंगे कि बस ये कहा तो गया है लेकिन यूपी में जो बहुत फेमस होगा उसी पर प्रश्न बनेगा ना, चाहे वो साहित्य हो, कला हो, ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत स्टैटिक भी होता है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिर्फ पढ़ लेंगे, रट लेंगे, याद हो जाएगा,
उसके बाद से जाके जैसे कि तैसा लिख देंगे। आगे देखिए, आगे, हाँ ये रहा आखिरी, ये भी बहुत मज़ेदार है, अभी मैं बता रहा हूँ। यूपी का विशेष ज्ञान, और इसमें क्या है, भूगोल, मानव और प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियाँ, वन और वन्यजीव, खदान, खनिज, सिंचाई के स्रोत। देखने में लगता है कि हमें पूरा यूपी का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली आपको सिर्फ इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको संसाधन के बारे में पढ़ना है, किस तरह के संसाधन हमारे यहाँ, खनिज तो ज़्यादा है नहीं, तो क्या है, जलवायु कैसी है, आप वैसे भी मानसून पढ़ेंगे, वैसे भी आपको जानना है कि उत्तरी मैदान की जलवायु क्या है। आप मिट्टियाँ पढ़ेंगे, वैसे भी मिट्टी पढ़ना है, यूपी की मिट्टी कैसी है, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा है। वन और वन्य जीव क्या है, इसके लिए रिपोर्ट आती है, आप एक लाइन में वहाँ से पढ़ लेंगे। बाकी यहाँ से मेंस का प्रश्न आएगा तो ये नहीं पूछेगा कि भारत यूपी में वन्य जीव के बारे में विशेष वर्णन करिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे भारत के संदर्भ में वन्य जीवों की समस्या है, वैसे यूपी के संदर्भ में पूछ ले, सरकार उसके लिए कोई प्रयास कर रही है, उसको आधार बना के पूछ ले। खदान कौन से हैं, ज़्यादा है नहीं, कुछ ही हैं, खनिज कुछ ही मिलते हैं, और सिंचाई के स्रोत से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो सिंचाई के स्रोत कैसे हैं, क्या हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, ये पढ़ना है फर्स्ट पेपर में। जीएस का फर्स्ट पेपर इतना है। और एक और चीज़, ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, इसकी सीरीज़ जब ख़त्म हो जाएगी, सारे वीडियोस आप देख लेंगे, तो आखिरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, अगर आपके पास किताब नहीं है तो। अदरवाइज़ ये किताब मिल जाएगी, सस्ते में मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में सेकेंड पेपर की बात करेंगे, ऐसे ही पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, वो जो सीरीज़ है ना, लेट्स मेक इट ईजी, उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा यहाँ से। चलिए जी, आगे मिलते हैं, नमस्कार।